हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। और मेरे तमाम दोस्त जो सीबीएसई के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जो क्लास 12th में है सीबीएसई के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनका एग्ज़ाम डेट 17 मई है। सेशन जो कवर किया जा रहा है 21-22, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो 17 मई 2022 में बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे सैम्पल पेपर सॉल्व और कुछ बातें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 17 मई में जो आपका पहला पेपर मतलब कॉमर्स के बच्चों का जो कोर पेपर है, जो सबसे पहला जो होने वाला है वो बिजनेस स्टडीज़ है, जो 17 मई को कंडक्ट होगा। तो सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है। अब आप रिवीजन कर लिए होंगे, केस स्टडी अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए, सैम्पल पेपर को लेवल आप देख भी चुके होंगे, हो सकता है कि आप सॉल्व भी कर चुके होंगे। तो सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करवाना मेरा मकसद नहीं है। सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने के साथ साथ कुछ चीज़ें आपके साथ हम शेयर आपके साथ करेंगे। तो सैम्पल पेपर पहले से ही आपको डिफाइन था, प्रैकेडमी पर मैं इसको डिस्कस कर चुका था, तो ये आप देख लिए होंगे बिजनेस स्टडीज़ के। तो प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। चलते चलते हमारे वीडियोस को फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियोस शेयर कर दीजिए। और जो हमारे दोस्त हैं जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं सीबीएसई के, और वो हमारे कंटेंट को अच्छा लगता है उनको देखना, और अभी देख रहे होंगे, तो वो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। तो चलिए कुछ चीज़ों को समझते हैं, कुछ कहीं अनसुनी बातें आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा पढ़ के जाएं। देखिए, बेसिक चीज़ें हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। इंस्ट्रक्शंस, एडमिट कार्ड इशू हो चुका है, आप लोगों को पहले मिल चुका, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम दे चुके हैं। तो इंस्ट्रक्शंस समझना जरूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होता है और आप उसको फॉलो नहीं करते और आपको एग्जाम में हो जाता है दिक्कत। तो उस चीज़ों को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने सैम्पल पेपर में डिस्कस किया था। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही डेप्थ में इसको चीज़ों को समझाने की कोशिश किया था। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखे होंगे तो समझे होंगे। जो नए एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और नहीं देखे तो अभी देख लें कि आपके जो टोटल क्वेश्चन 12 होगा। 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। मतलब आपका 40 मार्क्स का यहाँ पर काम बन जाएगा। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 30 to 50 वर्ड में आंसर दीजिएगा। देखिए भैया, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आप सीबीएसई के एस्पिरेंट हो, तो आपको वर्ड के लिमिटेशंस को बहुत ध्यान रखना होगा। ये सीबीएसई वर्ड को लेकर के कौन सा होती है, तो इस चीज़ों को आप जरूर ध्यान देंगे। अगर आप वर्ड लिमिटेशन समझना चाहते हैं, कितना वर्ड लिखेंगे सर, कितना पैराग्राफ में जाएगा, तो 30 to 50 वर्ड होगा। तो इस चीज़ों को मैं सैम्पल पेपर में बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के, बिजनेस स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जाकर के सेशन 21-22 में देखिएगा। सेशन 21-22 में देखिएगा, वहाँ पर मैं बता दिया हूँ कि कितना पैराग्राफ रहेगा, ताकि आपको वहाँ पर आपके वर्ड लिमिटेशंस ब्रेक नहीं होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन का आपको आंसर करना 50 to 80 वर्ड्स, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर करना 80 to 120 वर्ड्स। ठीक है। ऑल क्वेश्चन पेपर कंटेन केस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी पहले से बोल चुके हैं, केस स्टडी ज़्यादा आता है, 80 to 90% तो आया हुआ है। और याद रखिएगा, जिस तरह से सैम्पल पेपर इशू हुआ है, पेपर का लेवल भी इसी तरीके से रहेगा। पेपर मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा इजी होगा ना ज्यादा टफ होगा, यह ध्यान रखिएगा। पेपर बिल्कुल मॉडरेट होगा। पेपर कहने का मतलब है, अगर कहा जाए सरल शब्दों में, तो इजी टू मॉडरेट मतलब बहुत सारे ऐसे केस स्टडी क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इजी होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इजी से थोड़ा लेवल हाई होगा। टफ हो ही नहीं सकता, यह मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आपके एग्जाम 17 मई में होने वाला है, और मैं ये 4 दिन पहले वीडियो बना रहा हूं, और 4 दिन पहले ही ये बातों को कह रहा हूं। मुझे सीबीएसई से कोई ऐसा कोई साठ गांठ नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस भी कुछ है, मैटर करता है, और एक्सपीरियंस से भी कुछ चीज़ें समझ में आती है कि सीबीएसई के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर शुरू से मेरे द्वारा देखा जा रहा है, और देखते आया है, तो सारी सी बातें कुछ एनालिसिस किया जा सकता है। तो इजी टू मॉडरेट रहेगा। आप जब एग्जाम देकर आओगे तो आप कमेंट करना कि मेरी बातें सही हुई कि नहीं हुई। चलिए, तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं सर। हम देखेंगे कि स्टेप मार्किंग भी कैसे होता है।
तो मैं चाहता तो एक अपना आंसर भी पीडीएफ में ला सकता था, लेकिन मैंने आंसर जो लाया हूं वो हमारा आंसर आपके सीबीएसई का ही है। देखिए आप यहां पर सीबीएसई के ही आंसर मैंने सेम लाया। क्यों सर आप ऐसा क्यों किए? आंसर डिफर नहीं करेगा हमारा भी, हम चाहे तो पीडीएफ में भी ला सकते थे, लेकिन हमें साथ साथ मार्किंग स्कीम को भी समझाना है। मार्क्स स्कीम, ये सीबीएसई वाले बच्चों को मार्क स्कीम समझना होता है, क्योंकि ये भी उनको पता चल जाए कि कितना हद तक हम आंसर देंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा। ये भी मैं आपको कह दूं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, इसीलिए मार्किंग स्कीम के साथ समझा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। जो बिल्कुल भी नहीं आया उसको अटेम्प्ट करके आओ, 1 मार्क्स तो मिलेगा यार। और 1 मार्क्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे। 1 मार्क्स का वेटेज आपके परसेंटेज को इंप्रूव कर सकता है। तो एक एक नंबर हमें लेना है, सीबीएसई वालों से एक एक नंबर हमें लेना है। तो जाहिर सी बात है कि इस मार्किंग स्कीम को हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि हाफ एंड मार्क्स भी आपको मिलता है कुछ चीजों को लिखने का। ये सीबीएसई का बहुत बड़ा एडवांटेजेस रहा है, इस चीजों को भी आपको समझना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ज्यादा रिपीट हो गया है। टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज आइदर इनसफिशिएंट और डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर कर आपको 2 सोर्स बताना है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड। एक बहुत कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, विच कैन नॉट बी यूज, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग स्टाफ मेरे पास नहीं है, इनसफिशिएंट है। डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो स्टाफ है वो इनसफिशिएंट है, मतलब और आपको चाहिए, ठीक है, और आप मतलब वो कैपेबल भी है नहीं काम करने लायक। तो आप कौन सा 2 सोर्स नहीं चूज कीजिएगा। देखो यहां पर बच्चा फंस जाएगा। सीबीएसई देखो यह फंसाने का काम करता है, टफ पेपर नहीं सेट करता है, वो बच्चों को फंसाने का काम करता है, कुछ चीजों से बांधने का। अब यहां पर अगर सीधा सीधा क्वेश्चन कोई पढ़ता है तो यहां पर पता चल जाएगा कि यहां पर पूछ रहा है कि 2 सोर्स बताओ जिसमें एग्जिस्टिंग स्टाफ को हम सुधार सके। इनसफिशिएंट है, अगर स्टाफ की कमी है या एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है तो उसके जगह पर हम किसको लाएं। तो यहां पर ये बातें आता तो डायरेक्ट बच्चे आंसर कर देते कि यहां पर आंसर सीधा सा ले आते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ को यहां पर लाने के लिए। तो प्रक्रिया दोनों है, एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल। तो यहां पर इसीलिए इसने क्या कहा दिया, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ अगर इनसफिशिएंट है तो कौन सा 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 सोर्स ऐसा हमारे पास है जिसको हम अप्लाई करके एग्जिस्टिंग स्टाफ के वैकेंसी को फुलफिल नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास प्रमोशन और ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ट्रांसफर 2 चीज है, प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन और ट्रांसफर 2 ऐसा चीज है जिसमें हम एग्जिस्टिंग स्टाफ की इनसफिशिएंसी को भर नहीं सकते। आप समझो प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों बता चुके हैं। प्रमोशन इज अ वर्टिकल शिफ्टमेंट एंड ट्रांसफर इज अ हॉरिजॉन्टल शिफ्टमेंट, ये आपको क्लासेस में बताया जा चुका है। तो इसमें आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ की कमियां दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि भैया आप क्या किए हो ना, एक बंदा को इस सेंटर से उठाकर दूसरा सेंटर में भेज दियो। जाहिर सी बात है वहां पर मान लो हो सकता है वैकेंसी हो, या वह हो सकता है कि वहां का बंदा प्रमोट हुआ हो तो यहां का बंदा शिफ्ट कर दिया गया हो, या कहीं कमी है तो ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो प्रमोशन और ट्रांसफर इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन एग्जिस्टिंग स्टाफ इज इनसफिशिएंट या डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो प्रमोशन ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की चीजें होगा। तो इसलिए यहां पूछ रहा कौन सा 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो इस कंडीशन में फुलफिल नहीं होगा। तो प्रमोशन एंड ट्रांसफर इस कंडीशन में फुलफिल नहीं होगा। तो इसके डिटेल आंसर्स देख लीजिए, मार्किंग स्कीम को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर वही लिखा हुआ है 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ये दोनों है जो यहां पर इस कंडीशन में फुलफिल नहीं होगा। आप देखिए हाफ एंड मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशंस, हाफ मार्क्स आपको आइडेंटिफिकेशंस के लिए मिल रहा है एंड हाफ मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, 1 + 1 2 मार्क्स आपको इस तरह से मिल रहा है। तो आपको आधा मार्क्स आइडेंटिफिकेशन का, आधा मार्क्स एक्सप्लेनेशन का, मतलब प्रमोशन होगा इसका आधा मार्क्स, और ये प्रमोशन को ये जो आप डिफाइन किए हो, देखो प्रमोशन को ये डिफाइन किया इसका आधा मार्क्स। तो हाफ मार्क्स प्रमोशन बताने का, हाफ मार्क्स डिफाइन करने का, 1 मार्क्स हो गया, मतलब इस चीजों में आपको 1 मार्क्स मिल गया। फिर ट्रांसफर का ना, ट्रांसफर को आइडेंटिफाई करने का हाफ मार्क्स, और फिर ट्रांसफर को डिफाइन करने का हाफ मार्क्स,
ये हो गया 1 मार्क्स। तो 1 + 1 2 मार्क्स, 2 मार्क्स आपको पूरा का पूरा यहां पर मिल गया। तो सीबीएसई ईच एंड एवरी स्टेप पर मार्किंग करता है, इसी को कहते हैं मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई, जो बहुत बेहतरीन है। मतलब जो बच्चा कुछ भी लिख करके आएगा तो मार्क्स मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। इससे के लिए एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। पहले कोशिश कीजिए कि जो आता है उसको धड़ल्ले से बनाओ, बढ़िया से बनाओ, टाइम लेके बनाओ, धड़ल्ले से बनाओ, बढ़िया से बनाओ, टाइम अच्छा खासा दे करके बनाओ। फिर उन क्वेश्चनों को छोड़ो जो तुमको नहीं आता, उसको लास्ट में अटेम्प्ट जरूर करके आना, छोड़कर बिल्कुल मत आना, क्योंकि 3, 4, 5, 6 नंबर और ज्यादा मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है। चलिए इस चीजों को समझे। अब चलिए क्वेश्चन 2 में क्या है सर। तो सबसे पहले हमें केस स्टडी का रूल पता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। याद रखिएगा रूल टू सॉल्व केस स्टडी, जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं जो हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनको पता है कि हमने सिखा रखा है कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जो नए बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं वीडियो, उनको भी बता दूं, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि कभी भी जैसे केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जैसे केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना। ये आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। फिर उसके बाद किसको देखोगे, पैराग्राफ को। फिर उसके बाद किसको देखोगे, पैराग्राफ को। पैराग्राफ के बाद क्या करोगे, आप आंसर करोगे। मतलब पहला क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा पैराग्राफ करो, और तीसरा में आप सुटेबल आंसर आप दो। और वो आंसर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। आप कहीं बाहर से डेफिनेशन ला करके वहां पर नहीं लिखना, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। कभी कदार कोटिंग द लाइन भी कहता है, तो आपको कोट करना है लाइन को इसी पैराग्राफ पे, इसी पैराग्राफ में जो चीज लिखा हुआ है उसी को कोट करना है, और उसी चीजों को कोट करके आपको बताना है कि ये कौन सा टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो कोटिंग द लाइन ही आपको टॉपिक सजेस्ट करवा देगा। जैसे आप देखो ना, माइका लिमिटेड इज डीलिंग इन ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट इज एंजॉइंग increased demand for its product during the last few years. For the purpose of expansion, the company need 100 crore and additional capital. 100 करोड़ एडिशनल कैपिटल चाहिए, मतलब कैपिटल रेज करने की बात हो रही है। द कंपनी डिसाइडेड टू रेज द फंड थ्रू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बेच करके फंड रेज करना चाह रहा है कंपनी। चिराग कपूर द फाइनेंस मैनेजर उस कंपनी का है, रिकमेंडेड दैट द शेयर मे बी सोल्ड। हाँ, यहाँ पर चिराग बोला कि हाँ शेयर बेचा जा सकता है, शेयर शुड बी सोल्ड थ्रू इशू ऑफ हाउस एंड ब्रोकर। अगर कोई भी ब्रोकर के थ्रू शेयर बेच रहे हैं, इसका मतलब पब्लिक डीलिंग डायरेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पब्लिक डीलिंग नहीं हो रहा है। यहां पर कहां से क्वेश्चंस आ रहा है, ये आ रहा है प्राइमरी मार्केट से। प्राइमरी मार्केट, दो तरह का मार्केट होता है, आप पढ़ चुके होंगे। रिवीजन अगर नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ता है तो आप हमारे वीडियोस में जाइए, आप वीडियोस में जाइए, फाइनेंशियल मार्केट में जाइए, मार्केट में आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाएगा। आप उसको स्पीड करके वीडियो देख सकते हो, उसमें समझ में आएगा तुरंत कि दो तरह का मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या, कौन सा मार्केट होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर नया कंपनी नया शेयर इशू करता है। तो नया कंपनी जब नया शेयर इशू करेगा तो उसको पैसा चाहिए, तो शेयर इशू करके पैसा कमाएगा, लेकिन पब्लिकली को धड़ल्ले नहीं बेच सकता है। इसके लिए एक चैनल होता है, जैसे यहाँ पर हाउस ऑफ ब्रोकरेज का बात हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑफर, यहाँ पर होगा ऑफर टू सेल। ऑफर टू सेल मतलब यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है सेल करने के लिए। ये पब्लिक को डायरेक्ट सेल नहीं किया जाता, यहाँ पर पब्लिक डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पर हाउस ऑफ ब्रोकर के हेल्प से किसी इंडिविजुअली लोग को हम लोग यहाँ पर शेयर को बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर ऑफर टू सेल। अब चलते हैं मार्किंग स्कीम को समझते हैं। ऑफर फॉर सेल मतलब टू बोल दिए, सॉरी, फॉर ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर आपको देखो कैसे मार्किंग स्कीम है। आप मार्क्स मिला आइडेंटिफिकेशन, ऑफर फॉर सेल लिखने का सिर्फ आधा मार्क्स मिल गया है। और इस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए देखो डिटेल में जो एक्सप्लेन किए गए हैं, सेमीकोलन के बाद जो यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका पूरा का पूरा 1.5 मार्क्स मिला है। तो 1.5 मार्क्स और आधा मार्क्स, 2 मार्क्स ये हो गया। ऑफर फॉर सेल में क्या लिखा हुआ, अंडर दिस मैथड सिक्योरिटी नॉट यूजुअली डायरेक्टली टू द पब्लिक को डायरेक्टली नहीं दिया जाता, बट आर ऑफर्ड फॉर द सेल थ्रू इंटरमीडियरीज, जैसे कि हाउस एंड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू दिया जाता है। इन दिस केस अ कंपनी सेल्स सिक्योरिटी इम्बॉलिक एट एन एग्रीड प्राइस टू ब्रोकर को बेचती है, एंड इन टर्न रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। मतलब यहाँ पब्लिक को डायरेक्टली सेल नहीं किया जाता है। बता दिए प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट पब्लिक को सेल नहीं होता है, ठीक है। नया कंपनी नया शेयर इशू करती है तो उसको समय लगता है। आप सुने हो बहुत सारे कंपनी आईपीओ ला रही है, अभी तो खूब आईपीओ चल रहा है, आईपीओ ही आईपीओ चल रहा है। एलआईसी का आईपीओ आया हुआ है, 4 मई को रिलीज हुआ आईपीओ। तो जब नया कंपनी नया शेयर इशू करती है तो डायरेक्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, वो ब्रोकर को बेचती है, ब्रोकर फिर पब्लिक के पास जाता है।
यहाँ पर आंसर ऑफर फॉर सेल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 3 जो है ये आपका केस स्टडी का ही पार्ट है, इसको ये आप थ्योरी नहीं समझिएगा। क्वेश्चन 3 जो है एक्सप्लेन टू कॉन्सेप्ट विच आर द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज विच वुड रिवील वेदर अ कंपनी इज अंडर स्टाफ, ओवर स्टाफ, ऑप्टिमली स्टाफ। मतलब आप 2 कॉन्सेप्ट बताइए जिससे पता चल जाएगा कि कंपनी में स्टाफ नहीं है या बहुत ज़्यादा स्टाफ है या सफिशिएंट स्टाफ है। क्या ऐसा हम तरीका अपनाएं जिससे हमें पता चल जाए कंपनी में स्टाफ एकदम नहीं है या बहुत ज़्यादा है या एवरेज है, क्या करें। तो यहाँ पर आपको 2 कॉन्सेप्ट बताना है। तो 2 कॉन्सेप्ट, एक है आपका एक वर्कलोड एनालिसिस, एक है आपका वर्कलोड एनालिसिस और एक है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कफोर्स बताता है कि कितने लेबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो वर्किंग क्लास के ग्रुप है, और वर्कलोड एनालिसिस ये बताता है कि काम का कितना लोड है, मतलब काम का कितना प्रेशर और कितने लोग हैं। ये आपको डिफाइन कर देगा कि क्या स्टाफ कम है या बहुत ज़्यादा है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, मतलब एक अच्छे लेवल पर है। इसके आंसर क्या दिए हुए हैं, इसके आंसर देखिए वही दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 का जो ये आंसर है इसमें भी लिखा वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या बताएगा, दिस वुड एनेबल एन असेसमेंट और नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड अकम्प्लिश ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और वर्कफोर्स बताएगा दिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। तो हाफ मार्क्स फॉर द हेडिंग एंड हाफ मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। मतलब वर्कलोड एनालिसिस वही बात है, वर्कलोड एनालिसिस पर हाफ मार्क्स, एक्सप्लेनेशन पर हाफ मार्क्स, वर्कफोर्स एनालिसिस पर हाफ मार्क्स, एक्सप्लेनेशन पर हाफ मार्क्स। सारे हाफ मार्क्स को जोड़ दोगे तो यहाँ पर 2 मार्क्स हो जाएगा। तो आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, चीजों को। आप ऐसे छोड़कर मत आ जाना। देख लो, अगर जो बच्चा वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस लिख कर आ जाएगा, भैया 1 मार्क्स मिलेगा। फिर मत बोलना सीबीएसई मार्क्स काट लेता है। सीबीएसई में बीएसटी पेपर ऐसा बन चुका है ना कि बहुत स्कोरिंग है, बच्चे 97 98 तो ऐसे ले आते हैं, और आप लाओगे, विश्वास मानो, पेपर बहुत ही अच्छा आपका जाने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत 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 अच्छा जाएगा। आप मतलब एग्जाम सेंटर से जब निकलोगे तो बहुत खुश होगे और बहुत अच्छा फील करोगे। पेपर इतना अच्छा आपका जाने वाला है क्योंकि पेपर के कोई लेवल नहीं है, आप अच्छे से पढ़े हुए हो, आप केस स्टडी अच्छे से सॉल्व किए हुए, आपको सारा थ्योरी का थ्योरेटिकल एनालिसिस है, नॉलेज है, तो आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस 4 जो है यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ कंपनी का बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टॉपिक कंट्रोलिंग पर जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ ए कंपनी प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट पीरियोडिक इंटरवल पर कर रहा है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको लग रहा है। तो मेजरमेंट याद करो, जब भी आपको बताए थे मेजरमेंट कहीं चीज को मेजर करना है, मतलब कितना काम डिसाइडेड था, कितना काम करना है, मतलब आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जब कंपैरिजन करना था, एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन करना था। स्टैंडर्ड मतलब आपने कितना तय किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो रूटीन आपने बनाया आप उसको कितना फुलफिल कर पाए। तो ये जो टॉपिक है आपका कंट्रोलिंग का है, कंट्रोलिंग जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो ब्रीफ एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग में आप प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग डिफाइन कर देंगे। सॉरी, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कौन हो जाएगा, कंट्रोलिंग। और स्टेप इन प्रोसेस मतलब ए में आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग, बी में हो जाएगा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का प्रोसेस आप डाल दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कंट्रोलिंग या कंट्रोलिंग का आगे प्रोसेस कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब 1 मार्क्स पूरा कंट्रोलिंग पर मिल जाएगा, हाफ मार्क्स फॉर द हेडिंग कि आप यहाँ पर क्या प्रोसेस को लिख रहे हैं, स्टेप एंड प्रोसेस को लिख रहे हैं, एंड हाफ मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। ये जो एक्सप्लेनेशन किए इसके हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स हो गया। तो ऐसे ही पेपर चेक होगा। कंट्रोलिंग खड़ाक 1 मार्क्स, प्रोसेस हाफ मार्क्स, एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क्स, यहाँ पर साइड में लिख दिया जाएगा 2 मार्क्स। आप ऐसे पेपर नहीं देखे होंगे, हमने देखा है कि जब सीबीएसई पेपर चेक करती है तो उनको आंसर शीट ऐसे ही मिलता है, इसी तरह से आंसर शीट मिलता है एग्जामिनर को। जो पेपर चेक करते हैं ना उनको इसी तरह से मिलता है पेपर, और वो लोग चेक करके उसी तरह से आपके मार्क्स बैठाते हैं।
चलिए क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन यहाँ से है, एक्सप्लेन एनी टू सच मेजर्स डिस्कस्ड बाय हिम व्हेन ही सजेस्टेड दैट जॉब should be made interesting so that the job itself become a source of motivation. Employees should be congratulated for good performance. Also, stability regarding future income. Work should be provided to employees in order to develop a positive attitude among subordinate. Explain any two such measure discussed by him when he suggested that job should be made interesting. तो जाहिर सी बात है, थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चन के बाद पैराग्राफ पढ़ते हैं। मिस्टर पवन कुमार द CEO ऑफ ई-कॉमर्स स्टार्टअप क्या है, विच वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज एम्प्लॉय टर्नओवर, decided to hold a meeting with the manager to discuss the issue. While addressing the manager in the meeting, he advised them to take certain measures which focus physiological, social and emotional factor in order to motivate employees. मतलब एम्प्लॉय का किल्लत आ गया है। मतलब इसमें एक्चुअली क्या हुआ है ना कि इस कंपनी में एम्प्लॉय का ये इनसफिशिएंट एम्प्लॉय हो चुका है और जो एम्प्लॉय है उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कौन कौन सा मेजर्स लिया जाएगा जिसमें मतलब जॉब को लेकर के बातें हो। जैसे यहाँ पर बातें होगा जैसे मोटिवेट करना, आप यहाँ वर्ड देख रहे हो ना, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। अब यहीं से पकड़ लो कि मोटिवेट एम्प्लॉय कौन सा चैप्टर में जाएगा, डायरेक्टिंग में जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि पवन CEO है और वो मैनेजर का मीटिंग बैठाया। अब मैनेजर को कह रहा है कि कुछ ऐसा करो ना यार कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो, क्योंकि अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो दिन पर दिन एम्प्लॉय घटते चल जाएगा, भागते चल जाएगा और जो आदमी रह कर काम कर रहा है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ उपाय निकालो। तो हमारे पास मोटिवेशन करने का दो रास्ता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव का कुछ यहाँ पर मामला दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जरूर हिंट रहता है पैराग्राफ में। तो यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मैटर बन रहा है। क्या चीज़ का मैटर बन रहा है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का यहाँ पर मैटर बन रहा है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मैटर मिल रहा है कि मतलब बिना पैसा देकर के कैसे मोटिवेट कर सकते हो। तो जरूर कर सकते हैं, बिना पैसा के मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव कर सकते हैं। और यहाँ पर एनी टू कह रहा है ना, हाँ 2 कह रहा है, एनी 2। तो 2 आपको बताना है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, आपको कोई 2 लिख कर बताना है कि यहाँ पर और क्या होगा। तो देख लीजिए, आपको जो सुटेबल लगे वो लिखिए। जॉब इनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम और जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी से भी लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि कंपनी उनको निकाल देगी। अभी आप देखो ना, अभी देश में कंडीशन क्या है, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बहुत ऐसे व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कि कब उनको नौकरी से निकाल दिया जाए या कब कंपनी की तरफ से मैसेज आया कि अब आपको कंपनी नहीं रखेगी। तो जॉब सिक्योरिटी आप दीजिए, उसको ऐसा महसूस हो कि नहीं आपके हम सेफ हैं। जॉब सिक्योरिटी दीजिए, जॉब इनरिचमेंट दीजिए, ठीक है। ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, रेगुलर हायर लेवल ऑफ नॉलेज, डिजाइन जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क। उसको जॉब इनरिचमेंट मतलब उसका मतलब टैलेंट बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोग्राम करवाइए। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, मतलब यहाँ पर अप्रिशिएट कीजिए एम्प्लॉय को। तो ये सब नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है जो आपको देना होगा, तब आपके एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन में रहकर काम करेंगे। हाफ मार्क्स फॉर द हेडिंग, 1 मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो हाफ मार्क्स हेडिंग के हो गए, 1 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन हो गया, 1.5 मार्क्स हो गया दोनों के लिए, 2 तो 3 मार्क्स हो गया, क्योंकि 4 तक क्वेश्चन 4 तक 2 मार्क्स था, क्वेश्चन 5 से 3 मार्क्स हो गया। तो हेडिंग के हाफ मार्क्स, एक्सप्लेनेशन के 1 मार्क्स। तो यहाँ पर 2 पूछा गया था ना, तो पहला में आपको हाफ प्लस 1 मिल रहा है और दूसरा मतलब 2 बताना, तो दूसरा में भी हाफ प्लस 1 मिल रहा है। तो हाफ प्लस 1 मतलब 1.5, या 1.5 इंटू 2 3 मार्क्स, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स। चलिए अब केस स्टडी यहाँ पर थोड़ा देर विराम हुआ है, थोड़ा देर रुका है। अब यहाँ पर आपको थ्योरी पूछा गया। 80 to 90% हमने केस स्टडी का है, 100% नहीं कहा, इसे के लिए थ्योरी भी पूछा जाएगा। तो आपको ये थ्योरी बड़ा आसान सा है। स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग बताइए, तो ये तो आप कर ही लोगे।
ये थ्री पॉइंट इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है। आप या आप और है, और मतलब ऑप्शनल आपको दिया हुआ है, आप इसका जवाब दो या इसका जवाब दो, दोनों का मत दे देना, और मतलब किसी एक का आंसर करना है आपको। तो स्टेट एनी थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ये आप दे लोगे। डिफाइंड लीडरशिप एज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो यहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ पर इतने पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन आपको एनी थ्री लिखना है ना, एनी थ्री लिखना है। तो इसमें से दो तीन जो आपको सुटेबल लगे वो लिख लो। और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि डिफाइन कीजिए लीडरशिप, कैसे वो डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। लीडरशिप का डिफाइन करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देते हैं। किस क्वेश्चन का? ये वाला, पहले इसको रब करो। हाँ, इस क्वेश्चन का हम जवाब देना पसंद करते हैं। डिफाइन लीडरशिप का है सर, अगर पूछोगे क्यों सर, तो देखो यहाँ पर लीडरशिप का भी बहुत अच्छे से आंसर हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है टू स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो टू स्टाइल ऑफ लीडरशिप बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो लीडरशिप को डिफाइन करो कि कैसे वो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है, 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। और 2 स्टाइल बताना, 2 स्टाइल बता देंगे तो 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। देखो हो सकता है मार्किंग स्कीम ऐसा ही हो। चलिए हाँ, ऐसा ही है। लीडरशिप को डिफाइन किए, 1 मार्क्स मिल गया। इस 2 स्टाइल है, तो पहला स्टाइल को डिफाइन किए, उसमें 1 मार्क्स मिल गया। दूसरा स्टाइल को डिफाइन किए, 1 मार्क्स उसमें मिल गया। 1 मार्क्स यहाँ, 1 मार्क्स यहाँ, 1 मार्क्स यहाँ, 3 मार्क्स हो गया। लेकिन यहाँ पर तीनों स्टाइल डिफाइन किया गया है, इसलिए यहाँ डिफाइन किया गया कि आपको जो अच्छा लगे आप वो स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही स्टाइल आपको डिफाइन करना है। तो ऑटो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक मतलब क्वालिटी है, इनबिल्ड क्वालिटी है, ठीक है। ये बचपन से ही होता है, बाय बॉर्न होता है एक लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। और जो स्टाइल होता है वो 3 तरह के होता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। थोड़ा सा बता दें, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि सेंटर पर बॉस बैठता है और सारों को वही डायरेक्शन देता है कि तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है, ऐसे करना है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है, जिसमें बॉस सेंटर में बैठा रहता है, लेकिन वो बॉस क्या करता है, आपस में डिस्कस करता है। मतलब आपको भी कुछ बात कहा, आपसे भी कुछ बात सुना, डिस्कशन करके कुछ काम करता है। लेजिस्फेयर क्या होता है? लेजिस्फेयर को याद रखिएगा, फ्री रीन भी कहते हैं, फ्री रीन भी कहते हैं, दोनों नाम है, लेजिस्फेयर, फ्री रीन, ये याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो फ्री रीन लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पर बॉस का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पर अल्टीमेट पावर नीचे वाले लोगों को दिया रहता है कि आप ही लोग यहाँ पर डिसीजन लेकर कोई काम करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही हल्का है, ये तो सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे अगर आएगा एग्जाम में। तो इस तरह क्वेश्चन, पेपर बहुत हल्का होने वाला, मैं आपको पहले से ही बता दिया हूँ। क्वेश्चन 7 क्या है, आपको लिस्ट एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के 3 फैक्टर अफेक्टिंग बताना है। बहुत ही अच्छे ढंग से हम पढ़ा रखे हैं इसको, बहुत 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 अच्छे तरीके से जा करके आप वीडियोस देखो। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, एक बार देख लोगे जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, इतने अच्छे से दिए हुए। खैर सीबीएसई के जो आंसर है वो इस तरह से है। फैक्टर अफेक्टिंग नेचर ऑफ बिजनेस, ये बताया हुआ, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड बाय ए फर्म, ये सब फैक्टर है। इसमें आपको 3 का, किसी 3 का जवाब देना है। 1-1 मार्क्स तीनों पॉइंट में मिलेगा, 3 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 8, 12 क्वेश्चन टोटल है, 8वां क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, 8 क्वेश्चन में आ गए हैं। तो यहाँ पर है कि एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पकड़ेंगे तब ना बेनिफिट समझ में आएगा। तो चलिए जाके पकड़ते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड डिफरेंस एक्टिविटी, मेरा नज़र डायरेक्ट यहाँ पर पड़ गया। स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस, यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कंट्रोलिंग से मैटर है, फिर भी हम थोड़ा सा आगे चेक करना पसंद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के बाद पैराग्राफ पढ़ना होता है, तो चेक करेंगे। मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, कीप क्लोज चेक ऑन एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट एंड नाउ हाउ द एम्प्लॉय परफॉर्मिंग, सो ऑल्सो रिवार्ड द एम्प्लॉय विथ अ बोनस, स्टैंडर्ड आर मेट, सी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू इंश्योर अ गुड परफॉर्मेंस। चलिए यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो कंट्रोलिंग है, और कंट्रोलिंग के 2 बेनिफिट लिख दीजिए, साथ साथ 2 बेनिफिट्स लिख दीजिए, आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा। कंट्रोलिंग बताने के लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा, 2 बेनिफिट्स लिखने के लिए 2 मार्क्स मिल जाएगा, 3 मार्क्स पूरा मिल गया। यही आपका पैटर्न होगा, जाहिर सी बात यही पैटर्न है। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है, एनी 2 बताना है, ये 4 लिखा हुआ है, 4 में जो आपको 2 अच्छा लगे वो आप बता सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। और मेकिंग यूज, हमें लिखना होता है तो ये 2 लिखते हैं, लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हो आप, लेकिन ये दोनों आप दे सकते हो, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंस।
चलिए आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर हमने कहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वीडियो देखिएगा, आपको वहां पर बताए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पक्का क्वेश्चन रहेगा, चाहे तो केस स्टडी रहे ना तो थ्योरी रहे। देखिए थ्योरी पूछ दिया है, बहुत अच्छा पूछा है क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 में पहला क्वेश्चन राइट के बारे में पूछ दिया है और दूसरा क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ दिया है। राइट याद है तो राइट लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो। राइट कितने हैं याद करो जल्दी से, 6 अधिकार है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर यहाँ पर 2019 लिख दिया सर, अब हमारा क्या होगा सर? आप तो पढ़ाए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मैंने जो पढ़ाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जरूर पढ़ाया है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो सर्टेन चेंजेज आया है, सर्टेन चेंजेस जो आया है रिड्रेसल एजेंसी को लेकर, पूरा चेंज नहीं हुआ है, रिड्रेसल एजेंसी को लेकर के चेंज हुआ है, वो चीज हम लिख कर आपको वहां समझा दिया उसी समय। और हमारा जो थंबनेल गया हुआ है वहां पर हमने लिख दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो 1986 भी लिखा है, 2019 देखा है, आप थंबनेल चेक करना, वहां पर इस चीजों को मैंने मेंशन किया है। और जो 2019 में सब चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंजेज हुआ, उसको भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो राइट अच्छा लगता है, सॉरी यहां पर एक मिनट, एक मिस्टेक है, 6 नहीं, हाँ यहां पर एक मिनट, यहां पर आपको राइट याद है, राइट अगर याद है राइट लिखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखे। अब यहां पर बच्चे के एक मन में क्वेरीज आ रहा होगा, सर यहां पर 5 लिखा हुआ, आप 6 बोले थे, 6 अभी लिखे हुए थे। देखो बेटा 6 राइट होता है, ये 5 पूछा है, सीबीएसई वालों की मर्जी, हमारी क्या गलती। तो 5 राइट 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए देख लीजिए, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है तो 5 जरूर पूछेगा। ये 6 तरह का राइट है, देखिए 6 तरह का राइट है, आपको कोई 5 लिखना है। राइट टू सेफ्टी, सेफ रहने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन का अधिकार, राइट टू बी एश्योर्ड, एश्योर्ड का अधिकार, राइट टू हर्ट, राइट टू बी हर्ड मतलब कंप्लेन फाइल करने का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब आप पर मतलब कंपनसेशन लेने का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन जानकारी लेने का अधिकार, कंज्यूमर को एजुकेट होने, जागो ग्राहक जागो जिसमें कहा गया कंज्यूमर एजुकेशन का। ये 6 राइट है, 6 राइट। आपको 5 का जवाब देना है, 5 मार्क्स मिलेगा, सिर्फ 5 आपको जवाब देना है। और ये 9 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें से आपको सिर्फ 5 जवाब देना है। जितना सीबीएसई बोले उतना ही काम करना, फालतू चीजें नहीं करना। तो 5 का जवाब देने का है, 5 ही देना, 5 मार्क्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बी अवेयर ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, बाय ओनली स्टैंडर्ड गुड्स, लर्न अबाउट द रिस्क, रीड लेबल केयरफुली, लेबल पढ़िए बढ़िया से, इन्हें उठा पुठा के ले आइए। एसर्ट योरसेल्फ टू इंश्योर दैट गेट अ फेयर डील कीजिए, अच्छा से डील कीजिए। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, सावधान रहे, सतर्क रहें। कैश मेमो जरूर लीजिए। फाइल अ कंप्लेन कीजिए अगर आपके साथ कोई गलत करता है। फॉरम कंज्यूमर सोसाइटी विच वुड प्ले अ एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कस्टमर, एजुकेशन प्राप्त कीजिए। ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई 5 लिख दीजिएगा, मतलब हमको तो लगता है भैया कि इससे बढ़िया क्वेश्चंस और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए एक थ्योरी का और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फिर 11 केस स्टडी आ जाएगा। तो 10 में कहा गया स्टेट एनी 5 रेगुलेटरीज फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हम क्लास बहुत अच्छे से लिए हुए हैं, उसमें फंक्शन भी बताया हुआ है कि सेबी का क्या क्या फंक्शन है। 5 मार्क्स के है तो 5 फंक्शन लिख दीजिए, व्हाट आर द 5 फंक्शन ऑफ सेबी। तो सेबी के भी क्लास लिए हुए हैं। अगर आप सेबी मिस कर रहे हैं या आपको चीज़ें कहीं नहीं समझ में आया, पढ़ते रह गए फिर भी नहीं समझ में आया, तो आप जाकर के सेबी के क्लासेस देख लीजिए, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्लासेस फाइनेंशियल मार्केट में आपको मिलेगा, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। खैर हम यहाँ पर आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, 5 फंक्शन, 7 फंक्शन लिखा हुआ है, कोई 5 आपको लिखना है। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर को रजिस्टर्ड करना, ये फंक्शन है सेबी का। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड, कोई स्कीम या म्यूचुअल फंड का कोई नया स्कीम आएगा मार्केट में तो उसको भी रिलीज करना है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर पर ध्यान रखना है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड बाय द कंपनी कोई बोली लगाती है तो उस पर भी ध्यान रखना है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शंस, सेबी इंस्पेक्शंस भी कर सकती है, ऑडिट भी करवा सकती है, ये फंक्शन है सेबी का। लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस कैरिंग आउट पर्पज ऑफ द एक्ट, कोई भी चार्जेस फीस अगर कलेक्ट हो रहा है तो वो कलेक्ट करेगी। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सेबी 1956। पहले देखो सेबी में पहले 1950 में सेबी नाम नहीं था, क्या था, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। याद रखना इस बात को। चलते चलते कुछ चीज़ें अगर समझ में आ जा रहा, सुन ले रहे हैं तो इससे भी बहुत फायदा होता है।
पहले जो सेबी का नाम क्या था, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो 1956 में था। 1982 में जाकर के ये सेबी इम्पोज हुआ, सॉरी 1982 नहीं, 1992, 1988 में तो ये आया ही था, ठीक है, सेबी के रूप में। तो 1992 में ये फंक्शंस फुल फ्लेज में करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये 5 फंक्शन, इसमें से कुछ आप लिख लीजिएगा, 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब है। चलिए 11 आपका क्या है भैया, 11 आपका केस स्टडी है, 11 12 दोनों केस स्टडी है। चलिए क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चन 1 कह रहा है नेम द प्रोसेस एंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। बेस्ट पर्सन का यहाँ पर मतलब हो गया, ये चैप्टर स्टाफिंग से आया है। अब बेस्ट पर्सन का बात होता है स्टाफिंग की, बढ़िया कैंडिडेट को चुन करके लाओ और उसको दो। बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर ए जॉब डिस्कशन अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन ए जो है आपका, क्वेश्चन ए में है जो ये है नेम द प्रोसेस। यहां पर आपका जो प्रोसेस है चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, यहां पर जो आएगा स्टाफिंग आएगा। गेट देखो, यहां पर जो आंसर आएगा स्टाफिंग आएगा, ठीक है। नेम द प्रोसेस एंड स्टेप इन द प्रोसेस, तो स्टाफिंग आएगा। और यहां पर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन डिस्कस्ड, सॉरी यहां पर आपका एक मिनट थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गया, 1 मिनट। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में जो आपका ये जो क्वेश्चंस पूछा गया, 1 मिनट, यहां पर एक स्टाफिंग नहीं है, सॉरी माय डियर स्टूडेंट। यहां पर आइडेंटिफाइंग चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, पूरा डेफिनेशन जो है वो है सिलेक्शन का। यहां पर जो बेस्ट आंसर क्या है, सिलेक्शन का, यहां पर सिलेक्शन आंसर होगा, ठीक है। और यहां पर आगे पूछ रहा है स्टेप इन प्रोसेस, तो सिलेक्शंस का कुछ प्रोसेस है वो लिख देना है। जैसे क्या 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 प्रोसेस है भैया, तो यहाँ पर सबसे पहला एक आंसर है क्या, सिलेक्शन, इसके प्रोसेस है 3 प्रोसेस लिख दीजिए। जैसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। तो ये सब और सारे जो स्टेप हैं उसको लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स, देखो समय नहीं बर्बाद करना है एग्जाम में। टू द पॉइंट लिखो, सही लिखो, सीबीएसई यही चाहता है। पूरा लंबा चौड़ा लिखो तो मार्क्स ज़्यादा थोड़ी मिलेगा आपको, उतना ही मार्क्स मिलेगा। और एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है, ऑल्सो एक्सप्लेन नेक्स्ट 3 स्टेप इन द प्रोसेस विच कैन बी सब्सिक्वेंटली परफॉर्म बाय द कंपनी। तो एक काम करो, सिलेक्शन का 3 स्टेप यहाँ लिख दिया, बाकी का सारा स्टेप यहाँ लिख दो। मतलब नेम द प्रोसेस, सिलेक्शन हो गया, स्टेप इन द प्रोसेस, 3 स्टेप लिख दिए। उसके बाद सेकंड जो बी में, जो क्वेश्चन बी में जो आंसर पूछ रहा है, यहाँ पर आप नेक्स्ट 3 स्टेप और लिख दो, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे। जैसे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशंस, और भी है, ठीक है। जॉब ऑफर हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अंत में, और भी है, लेकिन 3 कह रहा है तो 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, और सिलेक्शंस आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। और लास्ट है आपका क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 आपका ऑप्शनल है, तो आप इसमें आंसर दे सकते हो। 1 मिनट, क्वेश्चन 12 है आपका ऑप्शनल्स और करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। डिस्कस द, यहाँ पर क्वेश्चन यह है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन एंड इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड बाय वंस लिमिटेड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। 2 फैक्टर बताना है यहाँ पर, 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन एंड इन द लाइट ऑफ एक्सप्लेन द 2 फैक्टर विच शुड बी, फैक्टर इफेक्टिंग बता देना है। डिविडेंड डिसीजन के बारे में बताइए, आप कुछ फैक्टर इफेक्टिंग बता दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा, तो ये तो पता है कि डिविडेंड डिसीजन से है, यहाँ पर तो पता करना भी नहीं है, तो डिविडेंड डिसीजंस बता दिए। डिविडेंड डिसीजन से आप क्या समझते हो, डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व हियर इज द, जो आपको समझ में लगे। डिविडेंड आपको क्या पढ़ाए हैं, डिविडेंड मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका हिस्सा होता है डिविडेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभांश, ठीक है। और डिविडेंड कब मिलता है, आफ्टर पेइंग टैक्स, टैक्स देने के बाद।
मतलब जो हमारे पास पैट आता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है कंपनी का, इससे बढ़ता है डिविडेंड, यहां से डिविडेंड बढ़ता है, ठीक है। और फैक्टर इफेक्टिंग पूछ रहा था, क्योंकि हमने उसी समय आपको कहा, यहाँ पर कह रहा है टू फैक्टर मतलब फैक्टर इफेक्टिंग 1 2 3 4 लिखा हुआ है, आप कोई 2 का आप नाम लिख सकते हो। अमाउंट ऑफ अर्निंग लिख लो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजीशन, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जो आपको सही लगे 2 आप इसका नाम दे दो। और में है एक न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल पूछ लिया, बहुत अच्छा बात है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये न्यूमेरिकल पूछा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, यही 2 चैप्टर है जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ भी सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया, यही 2 चैप्टर है जहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्या है क्वेश्चंस, विदा लिमिटेड जो भी हो, नाम से उतना लेना देना है। शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख डिवाइडेड इनटू 100 ईच, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 100 200 उड़ा दो तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, 100 ईच का रेट से। फॉर दिस एक्सपेंशन पर्पज द कंपनी रिक्वायर्ड एडिशनल फंड 5 लाख और चाहिए। द मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फॉर रेजिंग फंड। अल्टरनेटिव 1 क्या है, कंपनी रेज फंड करने का तरीका ढूंढी, तो रेज फंड करने का 2 ही तरीका है, या तो आप डेट लो या तो इक्विटी लो, इक्विटी बढ़ाओ या डेट, यही 2 तरीका है, इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। भूल गए क्या कि याद है, इसी को क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं, इक्विटी बढ़ाओ या डेट बढ़ाओ। तो इक्विटी बढ़ाया है, 5,000 इक्विटी इशू किया है 100 ईच पर, और यहाँ पर इशू किया है 10% डिवेंचर ऑफ 5 लाख, दोनों किया गया है। द कंपनी प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT 4 लाख है। एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम आफ्टर एक्सपेंशन, विच अल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू द इक्विटी शेयर, द टैक्स रेट 50% लेकर के चला है। तो हमको यहाँ पर देखना अर्निंग पर शेयर किसका ज्यादा है, जिसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा वही चीज हम करेंगे। जैसे इक्विटी लेने से अगर अर्निंग पर शेयर ज्यादा हुआ तो हम इक्विटी लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी भी इशू कर दो, डिवेंचर भी इशू कर दो, जिसमें EPS बढ़ेगा वही चीज हम, फायदेमंद होगा वही चीज इशू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख जो यहां पर आया है, 10 लाख में वो 40% है, तो जाहिर सी बात है EBIT है जो आपका 15 लाख है। 15 लाख क्या है भैया, देख लीजिए यहां पर 1 लाख और 10 लाख 1 2 3 4, हाँ 5,000 5 लाख 5 लाख 50,000 5 लाख एडिशनल फंड, द कंपनी रिक्वायर्ड एडिशनल फंड ऑफ 5 लाख। अच्छा 10 लाख, अच्छा ठीक है, 10 लाख का शेयर हो गया, 5 लाख का आपका फंड रेज करना है, तो ये आपका हो गया 15 लाख। और हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है 40% है, अच्छा यही बोल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न हमारा 40% है, तो 6 लाख हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ रिटर्न EBIT आफ्टर एक्सपेंशन। चलिए कैलकुलेशन EPS का करते हैं। तो EBIT तो आपको पता है, EBIT यहाँ पर 6 लाख हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कैसे हो गया सर, तो कंपनी प्रेजेंट EBIT इज 4 लाख। एक मिनट, अच्छा 10 लाख पर जो 4 लाख हुआ वो 40% हुआ, तो 15 लाख का 40% 6 लाख हुआ, मतलब अब हमारा EBIT आफ्टर एक्सपेंशन हो गया 6 लाख। EBIT आफ्टर एक्सपेंशन हो गया 6 लाख, नहीं समझे, एक मिनट देखिए यहाँ पर 10 लाख है, यहाँ पर 5 लाख है, 10 लाख पहले से, 5 लाख और एडिशनल फंड हुआ, 15 लाख हो गया। यहाँ पर EBIT 4 लाख दिया हुआ है, ये 4 लाख किस पर है, 10 लाख पर, तो वही कैलकुलेशन हुआ है कि 4 लाख 10 लाख पर 4 लाख जो EBIT हुआ, 10 लाख पर 4 लाख जो EBIT हुआ वो कितना हुआ, 40%, वो कितना हुआ 40%। तो 15 लाख जो टोटल फंड हुआ, यहाँ पर 10 लाख और 5 लाख, जब 15 लाख टोटल फंड हुआ तो उसका EBIT कितना होगा, तो वही 15 लाख का 40% किया तो 6 लाख आ गया।
तो ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन कितना हो गया 6 लाख। ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन हो गया 6 लाख। प्लान ए प्लान 2 6 लाख। इंटरेस्ट तो यहाँ पर ये 6 लाख पर इंटरेस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका एक कंडीशन क्या है, प्लान 1 है इक्विटी रेज करना, प्लान 2 है डिवेंचर लेना। तो जाहिर सी बात है डिवेंचर लीजिएगा तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, डिवेंचर लीजिएगा तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो 50,000 क्या चीज लग गया, इंटरेस्ट। सर यहाँ इंटरेस्ट नहीं लगा क्योंकि इक्विटी यहाँ पर है। तो 6 लाख में जीरो गया, 6 लाख ईबीटी हुआ। यहाँ पर 6 लाख में 50,000 आपका इंटरेस्ट में गया तो 5,50,000 हुआ। 1 मिनट, यहाँ पर इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है चेक कर ले, 10% दिया जा रहा है। तो 5 लाख का 10% होगा भी 50,000। तो यही 50,000 वहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में लिया गया है। तो 6 लाख में 50,000 गया तो 5,50,000, यहाँ 6 लाख आया। टैक्स 50% है, 6 लाख का 50% 3 लाख, 5,50,000 का 50% 2,75,000 घट के आएगा। तो ये ईएटी है, यही ईएटी को हम पैट कहते हैं, पैट हो गया 3 लाख प्लान ए का, और प्लान 2 का हो गया 2,75,000। अब नंबर ऑफ शेयर कितना है, 15,000, यहाँ पर है 10,000। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर है, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे वही फॉर्मूला लगा के। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, यही होता है ना ईपीएस का फॉर्मूला। तो पैट एक जगह हो गया, प्लान ए का हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 तो 20 हो गया। अब प्लान बी का हो गया 2,75,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 27.5। अब एक बताओ, प्लान 1 का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हुआ कि प्लान 2 का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हुआ? प्लान 2 का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हुआ। इससे के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, डेप्ट को रेज करेंगे, इक्विटी नहीं लेंगे, इक्विटी नहीं लेंगे, डेट लेंगे। ये कैलकुलेशन ईपीएस, यहाँ पर ईपीएस हमें फाइंड आउट करके बताया कि हमें डेट लेना है, इक्विटी नहीं लेना है। इसलिए द कंपनी शुड यूज द प्लान 2 इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। 1 मिनट, प्लान 1 प्लान 2 इक्विटी, हाँ चलो ठीक है, 10,000 15,000, 15 लाख 15,000 10,000। इन प्लान टू, अच्छा द कंपनी शुड यूज द प्लान 2 इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ, यहाँ पर हम लोग प्लान 2 के लेंगे, प्लान 2 के लेंगे, इसका मतलब हम लोग डेट रेज करेंगे, इक्विटी रेज नहीं करेंगे। तो चलिए, और भी तमाम जो सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस हैं आप फॉलो कर ही रहे होंगे। तो आप देख लो, पेपर फुल ऑन मॉडरेट आएगा, मतलब बीएससी के पेपर फुल ऑन आपको क्या रहेगा, केस स्टडी के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मतलब आपको बिजनेस स्टडीज के जो पेपर आने वाले हैं उसमें आपको 3 चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा, केस स्टडी जो ज़्यादा होगा, फिर आपको क्या दिखेगा, थ्योरी, फिर थर्ड में आपको दिखेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये 3 चीज़ों का मिक्सर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जाम के पेपर बहुत ही नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। तो 17 मई 2022 का आपका पेपर है, और बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। आप आराम से पेपर करो, थोड़ा बहुत रिवीजन करो, ज़्यादा पैनिक मत हो, पेपर बहुत अच्छा होगा, बिजनेस स्टडी में आप लोग फोड़ कर आओगे। तो ये मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। तो बढ़िया से इत्मीनान से रहो, चिल हो, थोड़ा रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन बैंक को देखते रहो, केस स्टडी को थोड़ा देखते रहो, और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। विश यू अ बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम नेक्स्ट मॉडल में, जो आपका होने वाला है अकाउंटेंसी। तो चलिए, बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। फिर से बेस्ट विशेस, मिलते हैं आपके साथ एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद रिव्यू जरूर हम करेंगे, और आपके साथ डिस्कशन जरूर करेंगे कि आपका पेपर कैसा गया, और आपको मैंने जो बोला वो हुआ कि नहीं हुआ। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों।